नमस्कार। मैं संजय कुमार, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, SNKP राजकीय महाविद्यालय, नीमका थाना। आज आपसे प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बात करेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव 1900 में लेनार्ड तथा थॉमसन द्वारा समझाया गया था। जब किसी धातु की स्वच्छ सतह पर प्रकाश आपतित किया जाता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि जो धातु लिया जा रहा है उसका आयनन विभव कम होना चाहिए। तो ज़्यादातर जो धातु काम में लिए जाते हैं या प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, क्षारीय धातु या क्षारीय मृदा धातुएं वो दर्शाती है। क्योंकि जैसे सोडियम या सीजियम की बात करें तो इनका आकार बड़ा होता है, तो जब इन पे थोड़ी सी ऊर्जा दी जाती है तो इसके बाहर वाले जो आउटर मोस्ट जो सेल्स होती है उनमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं। तो अगर क्षार धातु या क्षारीय मृदा धातुएं ली जाती है तो उस स्थिति में प्रकाश विद्युत प्रभाव ये धातु आसानी से दर्शाती है। तो ये बात की। इसके महत्वपूर्ण तथ्य या इस प्रयोग से क्या रिजल्ट निकलते हैं कि जो धात्विक सतह है से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन आपतित विकिरण की आवृत्ति तथा धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो मैंने बात की कि धातु का आकार बड़ा होना चाहिए या उसका आयनन विभव कम होना चाहिए, तो जो इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन है वो धातु की नेचर पे और आपतित विकिरण की आवृत्ति या ऊर्जा पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तत्काल होता है तो इसको तात्क्षणिक बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस होता है। जैसे ही फोटोन टकराया सतह से उसी दौरान टकराना और इलेक्ट्रॉन निकलना साइमल्टेनियसली होता है, तो तात्क्षणिक बोल सकते हैं इसको, इंस्टेंटेनियस होता है। इकाई समय में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती या लैम्ब्डा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो मैंने ये पहले बात की कि भाई जिन धातुओं के आयनन विभव कम होते हैं वे प्रकाश विद्युत प्रभाव आसानी से दर्शाते हैं, जैसे क्षारीय धातुएं या क्षारीय मृदा धातुएं, सोडियम, सीजियम एटसेट्रा, ये सारे आसानी से ये प्रभाव दर्शाते हैं। तो जैसे ये फोटोन आपतित हुआ, उसकी ऊर्जा क्या है, E बराबर hν। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है आफ्टर उत्सर्जन के बाद में जो इसको गतिज ऊर्जा है जो E बराबर 1/2 mv², ये होती है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो स्पष्टीकरण उसकी बात करें तो सन 1905 में आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग करते हुए प्रकाश विद्युत प्रभाव की विवेचना की, एक्सप्लेन किया। तो बात करें कि इसके अनुसार जब कोई फोटोन किसी पदार्थ की सतह पर पड़ता है तो वह अपनी पूर्ण ऊर्जा धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को देता है। अब ये जो पूर्ण ऊर्जा है वो दो कार्य करती है। क्या कार्य करती है? एक तो धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है, अर्थात न्यूनतम कार्य जिसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो कुछ पार्ट तो एनर्जी का जो फोटोन की है इसमें काम आ जाता है, और जो शेष जो ऊर्जा बचती है वो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में उसको गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। तो जो न्यूनतम कार्य है, जो वर्क फंक्शन है, कार्यफलन, और एक गतिज ऊर्जा, इन दो में वह डिवाइड हो जाती है। तो जो फोटोन की ऊर्जा क्या थी, hν, तो वर्क फंक्शन क्या है, W0 प्लस इसकी गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। m क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और वेग v क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का वेग। जो W0 है वर्क फंक्शन पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब बात करें देहली आवर्ती। किसी भी धातु प्लेट से इलेक्ट्रॉन दूर करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा देहली ऊर्जा कहलाती है, जिसको थ्रेशहोल्ड एनर्जी बोलते हैं। तथा न्यूनतम आवर्ती, जिससे कम आवर्ती के फोटोन द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकता, उसे क्या बोलते हैं, देहली आवर्ती। तो इस ग्राफ में देखिए आप, जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ये है जो प्रकीर्णित हो रहे हैं। अब देखो यहाँ से आवर्ती बढ़ रही है, तो यहाँ तक जब यहाँ पर आवर्ती आएगी, यहाँ क्या है, देहली आवर्ती। तो इतनी अगर इसको आवर्ती या इससे कम रहेगी तब तक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो जब देहली आवर्ती तक की ऊर्जा उसको मिल जाती है तो उसके बाद में इलेक्ट्रॉन सतह से उत्सर्जन होने लग जाता है। तो ये जो इतनी जो ऊर्जा चाहिए
जो इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो कार्य हो रहा है या इस आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी, इसको बोलेंगे दहली ऊर्जा। तो बात करें कि वर्क फंक्शन है W0 बराबर क्या है h/ν0। तो जो ν0 क्या होगी, इसकी दहली आवर्ती होगी। तो इसको इसमें समीकरण में रख देंगे। इसमें W0 का मान यहाँ रखा, तो h/ν बराबर h/ν0 प्लस 1/2 mv²। तो 1/2 mv² बराबर h/ν माइनस h/ν0। तो 1/2 mv² बराबर h और न्यू माइनस ν0। जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसका उपयोग कहाँ होता है? एक तो सोलर पैनल में जो विद्युत प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, तो सोलर लाइट जो है सोलर पैनल उसमें काम आता है। और एक ऑटोमेटिक डुअर्स होते हैं जो अपने आप ही खुल जाते हैं, ऑटोमेटिक डुअर्स, उनमें काम आता है। और जैसे जो इसमें क्या नाम, जो टेलीविज़न पहले चलते थे जिसमें कैथोड रे ट्यूब होती थी, उसमें इसका यूज हो रहा है। कई सारे सेंसर्स होते हैं, जैसे डोरबेल्स होती हैं, उनमें भी ये काम लिया जाता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव फिनोमिना काम लिया जाता है। अब बात करते हैं हम कॉम्पटन प्रभाव की। तो कॉम्पटन प्रभाव 1923 में A.H. कॉम्पटन ने एक्सप्लेन किया। तो कॉम्पटन ने क्या बताया कि जब एकवर्णी एक्स किरणें कार्बन अथवा ग्रेफाइट या किसी हल्के तत्व पर टकराती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। दोबारा बोलता हूं, जब एकवर्णी एक्स किरणें कार्बन अथवा ग्रेफाइट या किसी हल्के तत्व पर टकराती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, तथा जो विवर्तित एक्स किरणें उनकी लेमड़ा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, उनकी लेमड़ा बढ़ जाती है। अब लेमड़ा बढ़ेगी तो श्योर उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इन कम आवृत्ति की रेखाओं को कॉम्पटन रेखाएं कहते हैं, और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। तथा लेमड़ा में होने वाला यह विस्थापन क्या कहलाता है, कॉम्पटन विस्थापन कहलाता है। तो यहाँ हम एक्सपेरिमेंट की बात करें कि ये सोर्स से एक्स रे किससे टकरा रही है, टारगेट इलेक्ट्रॉन से। अब देखो जो एक्स रे है ये फोटोन है, इसकी ऊर्जा क्या है, E बराबर h/ν, और x डायरेक्शन में इसका संवेग क्या है, h/ν/c। जो टारगेट इलेक्ट्रॉन क्या है, विश्राम अवस्था में है, तो विश्राम अवस्था में इसकी एनर्जी क्या है, E0 बराबर m0c², और संवेग इसका क्या है, 0 है टकराने से पहले। अब जब टक्कर हुई तो क्या हुआ, जो फोटोन तो किस साइड में चला गया, इधर, और जो इलेक्ट्रॉन है ये इस साइड में निकलता है। तो ये मान सकते हैं जैसे बिलियर्ड्स की दो गेंदें होती हैं, जब उसको टक्कर मारते हैं तो एक बॉल दूसरे से टकराती है, तो अलग अलग डायरेक्शन में निकल कर जा रही है, तो ये मान उसके हिसाब से हम देख सकते हैं। तो जो फोटोन है टकराने वाला, ये टारगेट इलेक्ट्रॉन, टकराने के बाद में ये विवर्तित फोटोन इस डायरेक्शन में निकला। तो जो फोटोन जो विवर्तित है तो इसका जो अब एनर्जी क्या हो गई, अब कुछ एनर्जी किस में खर्च हो गई, इसको गति देने में खर्च हो गई, किसको, इलेक्ट्रॉन को, एक तो निकालने में और फिर इसको गति देने में। तो इसकी क्या होगी, एनर्जी घट गई, तो लेमड़ा अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो E डैश बराबर h/ν डैश, तो संवेग क्या हो गया, बराबर h/ν डैश/c। तो इसका विवर्तन कोण क्या है, थीटा। अब देखें जैसे रिकॉइल जो प्रतीक्षित इलेक्ट्रॉन है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, E बराबर mc², और संवेग क्या हो गया, mv। अब ये गतिशील है और इसकी लेमड़ा क्या, लेमड़ा डैश। तो लेमड़ा डैश क्या है, लेमड़ा से अधिक है। अब बात करते हैं जैसे इसमें जो डेल्टा लेमड़ा है, जो कॉम्पटन शिफ्ट की गणना ऊर्जा संरक्षण नियम के आधार पे लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन और लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, संवेग संरक्षण नियम के अनुसार करते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होगा, टक्कर से पूर्व व टक्कर के बाद में जो फोटोन और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पूर्व में और बराबर टक्कर के बाद में दोनों की ऊर्जा, ये दोनों क्या होंगी, बराबर होगी। तो h/ν प्लस m0c² बराबर h/ν डैश प्लस mc², ये होगा, क्योंकि शुरुआत में इसकी एनर्जी क्या थी, h/ν, और इसका क्या थी एनर्जी टारगेट इलेक्ट्रॉन की, m0c², टक्कर के बाद में क्या होगी, ये हो गई h/ν डैश, और इसकी क्या होगी, mc²। तो इसको समीकरण 1 दे दिया। अब संवेग संरक्षण नियम की बात करें तो संवेग संरक्षण वही बात होगी, टक्कर से पहले संवेग और टक्कर से बाद में संवेग, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो x घटक की बात करें, x घटक में जो टक्कर हो रही है तो इलेक्ट्रॉन h/ν/c, तो x घटक में इसका संवेग क्या हो गया, 0 है, क्योंकि वो गतिशील नहीं है। और टक्कर के बाद में h/ν डैश अपॉन c cos थीटा प्लस mv cos फाई हो जाएगा इसका ये संवेग। तो y क्या, y घटक की बात करें, y घटक में इलेक्ट्रॉन कौन से में, x घटक में टक्कर हो रही है, तो y उसमें 0, फोटोन और इलेक्ट्रॉन x डायरेक्शन में टकरा रहे हैं, तो ये 0 हो गई।
और y घटक में एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा, टक्कर के बाद में माइनस एम वी साइन फाई ये होगा। अब जो समीकरण 3 और 4 जो 2 और 3 है और आगे इनको रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज करके ये एम वी सी कोस फाई बराबर एच न्यू माइनस न्यू डैश कोस थीटा और ये क्या एम वी सी साइन फाई माइनस एच न्यू डैश साइन थीटा। अब इस समीकरण इनको आगे इसमें विश्राम द्रव्यमान काम ले लेंगे। m बराबर m0 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको यूज लेते हुए डेल्टा लेमडा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो डेल्टा लेमडा बराबर लेमडा डैश माइनस लेमडा बराबर h अपॉन m0 c 1 माइनस कोस थीटा, और इसको 1 माइनस कोस थीटा को साइन थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं। तो उसी स्थिति में कॉम्पटन शिफ्ट क्या हो गया, डेल्टा लेमडा बराबर 2h अपॉन m0 c साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो जो डेल्टा लेमडा है कॉम्पटन शिफ्ट किस पे डिपेंड करता है, परकिरणन कोण थीटा पर निर्भर करता है। अब देखते हैं, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो अर्थात आपती तौर पर किरणित विकिरण क्या हो, समांतर दिशा में हो, तो उस स्थिति में डेल्टा लेमडा बराबर 2h अपॉन m0 c इंटू 0 बराबर 0। तो उस स्थिति में लेमडा शिफ्ट का मान कॉम्पटन शिफ्ट का मान क्या आएगा, 0। और यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो तो उस स्थिति में इसका मान निकल कर आता है डेल्टा लेमडा 0.0242 एंगस्ट्रॉम, या यहाँ अगर सीधा माने h अपॉन m0 c। और इसी प्रकार जो थीटा अगर 180 डिग्री है तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, डेल्टा लेमडा इसका जो पहले वाली स्थिति से दुगुना हो जाएगा 0.0484 एंगस्ट्रॉम। तो इस प्रकार से जो कॉम्पटन प्रभाव की बात की और प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात की है आज हमने। धन्यवाद।